जनाब डॉक्टर औसाफ सईद साहब, सफीर बराए सऊदी अरब। जनाब आसिम अनवर साहब, सेकंड सेक्रेटरी सिफारत खाना हिंद। कल जो मेहमान खुसूसी थे शेख अकील अहमद साहब, और आज के मुशायरे के जो सदर है इरफान जाफरी साहब, और जो कन्वीनर है असलम अफगानी साहब, महताब कद्र साहब। मैं औसाफ सईद साहब का और महताब कद्र साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि कल किसी टेक्निकल वजह से मैं मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सका। आयन उस मौके पे जब मेरी बारी आई तो अचानक कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आज मुझे मौका दिया गया, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। हालांकि ये दखल दर माकूलात है, आप लोग मुशायरा सुनने के लिए आए हैं और मैं कल की बात कर रहा हूँ, गुजरे हुए कल की। लेकिन औसाफ साहब का हुक्म था, इसलिए मैं हाजिर हो गया। महताब कद्र साहब की मोहब्बत थी, मैं इनकार नहीं कर सकता। सबसे पहले तो मैं इस बारे में बात करूंगा कि औसाफ सईद साहब ने आज जिस तरह से शायरों की तारीख बयान की, कल भी इन्होंने इफ्तिताही जो तकरीर की वो बहुत ही पुरमौक़ तकरीर कि न सिर्फ हिंदुस्तान के शायरों के बारे में, बल्कि उन्होंने ये साबित किया कि उर्दू एक सेकुलर जबान है। और इसके सबूत के तौर पे उन्होंने गैर मुस्लिम शोरा और मुसन्निफीन की एक लंबी फहरिस्त पेश की। न सिर्फ ये बल्कि दूसरे ममालिक में जो लोग रहते हैं, जो मुस्तशरिकीन हैं, जो मशाहिर हैं, उन सब के बारे में बताया, जिससे अंदाजा हुआ कि उर्दू एक आलमी जबान का दर्जा रखती है। और हमको मालूम होना चाहिए कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं है, बल्कि सारी दुनिया में इसके चाहने वाले हैं। जैसा कि आज औसफ सईद साहब ने चाइना के एक शायर का शेर पेश किया और साबित किया कि उर्दू चीन तक पहुंच गई। ये तो हमको पता चला था इब्ने इंशा का के सफरनामे से कि चलते हैं तो चीन को चलिए, या इब्ने बतूता के ताक़ुब में जिस तरह से इन्होंने लिखा था। लेकिन अब बाज़ाब्ता शेर पेश करके औसफ सईद साहब ने यह साबित किया कि वहाँ भी शायरी का ज़ौक़ पाया जाता है। दूसरे, कल के प्रोग्राम के बारे में बहुत कम वक्त में दो तीन बातें करूंगा कि प्रोग्राम जिन लोगों ने बनाया वो बहुत सलीके से बनाया। यकीनन पूरी टीम मुबारकबाद के काबिल है, इसलिए कि पहले दास्तां पेश हुई, उसके बाद दास्तां पे मजमून पेश हुआ, फिर दरम्यान में सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अदीबों और शायरों का जायजा लिया गया, फिर खाका निगारी पे मजमून पेश किया गया, फिर खाका पेश किया गया। इस तरह बड़ी खूबसूरती से यह प्रोग्राम तरतीब दिया गया। अब जावेद दानिश साहब की शोहरत के बारे में कल आपने देखा, सफदर इमाम कादरी साहब ने बताया, महताब कद्र साहब ने बताया कि उनकी शोहरत है कि उन्होंने पहले से लिखे हुए दास्तां के मतन के बजाय अपना मतन पेश किया और हिजरतों की दास्तां पेश की। अब कुछ ज़ेब दास्तां के लिए भी कुछ बातें आ गई इसमें, लेकिन हिजरत के कर्ब को उन्होंने दास्तानी रंग में जिस तरह से पेश किया वो काबिले दीद भी था, काबिले दाद भी था। फिर सफदर इमाम कादरी साहब ने बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू की और बताया कि दास्तान में कौन सी चीजें हैं, दास्तान कब शुरू हुई, दास्तानों की ज़बानी रिवायत क्या है। असल में दास्तां का एक कल्चर हुआ करता था। दास्तां हमारे पास ईरान और अफगान से आई, और ईरान में बाज़ाब्ता बाजार खिस्सा खां हुआ करता था, और वहाँ के खैबा खानों में दास्तां गो दास्तां सुनाया करते थे। वहां से ये रिवायत
हिंदुस्तान पहुंची और यहाँ के नवाबों ने दास्तां गोओं की बहुत सरपरस्ती की। एक जमाना था कि किसी नवाब का दास्तां गो को अपने पास रखना स्टेटस सिंबल समझा जाता था। चुनाचे रामपुर में ऐसी बहुत सी जबानी दास्तानें हैं इनको तहरीर में लाया गया और आज तक वो छपी हैं। तो दास्तां की जो रिवायत है वो जबानी शुरू हुई और बाद में इसमें लिखना शुरू हुआ। अब तफसील से गुफ्तगू की सफदर इमाम कादरी साहब ने कि किस तरह से इसमें माफ़ौकुल फितरत अनासिर हुआ करते थे और किस तरह से दास्तानें कही जाती थी। एक दो बातें मुझे अर्ज करनी है कि दास्तां का जो कल्चर था वो अजीब व गरीब कल्चर था सुनने का, कि नवाबों के यहाँ बाज़ाब्ता गन्ने के टुकड़े बनाए जाते थे, छिड़काव होता था और छोटी छोटी कटोरियों में अफ्यून घोली जाती थी और फिर अफ्यून का नशा करते हुए लोग दास्तां सुनते थे और एक ख्याली दुनिया में खो जाते थे। और उसके बाद वो ये समझने लगते थे कि वो उसी दुनिया का हिस्सा है जो दास्तां को पेश कर रहा है। ऐसे ऐसे माहिरीन दास्तां गो थे कि कहा जाता कि काजिम अली खां एक ऐसे दास्तां गो थे कि कोई भी किस्सा वो 8 दिन से कम तक ही सुनाया करते थे। पूरा किस्सा नहीं बल्कि कोई एक तफसील, कोई एक बात। दास्तां गो न सिर्फ जबान पे पूरा अबूर रखते थे बल्कि हथियारों के बारे में जानते थे, जेवरात के बारे में जानते थे, अनवा व अक़साम के ग़िज़ाओं के बारे में जानते थे, लिबास के बारे में जानते थे। फिरका ऐसा क्यों हो गया? तो ये एक झलक हमने देखी, एक झलक हमने देखी जावेद दानिश साहब के जरिए से। और एक बात यहाँ मैं अर्ज करना चाहूंगा कि वो जो दास्तां गो थे वो लहजा बना के पेश नहीं करते थे बल्कि सिर्फ किस्सा सुनाते थे और मुख्तलिफ किरदारों का लहजा नहीं पेश करते थे, सिर्फ किस्सा पेश करते थे। और भी बहुत सी बातें हैं लेकिन मैं इख्तिसार से काम लूंगा। उसके बाद फाजिल हुसैन परवेज साहब ने पूरी तारीख पेश की 1952 से लेके साल तक जितने शोरा जद्दा में और सऊदी अरब में हुए हैं उन सब का तस्करा किया। खास तौर पे इतमाद सिद्दीकी साहब, हसन चिश्ती साहब, मसलुद्दीन सादी साहब, रऊफ खैर साहब, अब ये सब हमारे दरमियान रहे नहीं। ये अपने अपने ज़माने के बहुत ही अच्छे शायर थे। जद्दा में उन्होंने दागबेल दाली, जैसा कि अभी आपने नाज़रीन मुशायरा अब्बानी साहब से सुना कि किस तरह से सऊदी अरब में मुशायरों की दागबेल पड़ी। वहाँ जो नुमाइंदगी करने वाले शोरा हैं, महताब कदर साहब तो है ही, लेकिन मोहम्मद इकबाल बेलन और अल्ताफ शहरियार वहाँ के अच्छे शायरों में शुमार होते हैं। उसके बाद गौस अरसलान ने खाका निगारी पे एक बेहतरीन मजमून पेश किया। उन्होंने बताया कि खाका निगारी की क्या अहमियत है, खाका पहला खाका निगार कौन था और किस तरह ये रिवायत आगे बढ़ी। और जाहिर है हम सभी जानते हैं कि फरतुल्लाह बेग ने नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी लिखकर सबसे पहले खाका पेश किया था, जो बड़ा तवील खाका था। उसके बाद से खाका निगारी की रिवायत आगे बढ़ती गई और होते होते ये रिवायत जो है हमारे के एन वासिफ साहब तक आई। के एन वासिफ साहब ने औसाफ सईद साहब का खाका पेश किया, लेकिन वो इब्तदाई दिनों का खाका था। अब उसको उसमें मजीद उनको इजाफा करना चाहिए। यहाँ एक मैं बात अर्ज करना चाहूंगा कि एवज सईद साहब हमारे सीनियर अफसाना निगार थे। हम लोगों ने लिखने की इब्तिदा की थी और एवज सईद साहब हमारे सीनियर थे, बहुत मोहब्बत से मिलते थे। मुगनी तबस्सुम साहब हमारे उस्ताद थे और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा।
جب ہمیں خبر ملی کہ اوصاف سعید صاحب نے IFS میں کامیابی حاصل کی، اس قدر خوشی ہوئی کہ کم سے کم مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں سیدھے مغنی تبسم صاحب کے گھر گیا۔ مغنی صاحب اس زمانے میں لکڑی کا پل میں رہتے تھے اور سامنے کی عمارت میں عوض سعید صاحب رہتے تھے، اوپری منزل۔ میں سیدھے مغنی صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں عوض سعید صاحب کو اور فاطمہ آپا کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ یہ خوشی کیوں ہوئی آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد سے اور بھی بہت سے IFS اور IAS نکلے، لیکن یہ لڑکا ہماری رائٹرز کمیونٹی کا لڑکا، تو یہ ہم لوگوں کے لیے قابل فخر بات تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شعرا اور ادیب غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت سے دھیان نہیں دیتے بہت عمدہ پروفیسر، اور ان کی تعلیم پہ توجہ نہیں دیتے۔ یہ اوصاف سعید نے غلط کر دکھایا، اور اس کے بعد پوری ان کی سروس بے داغ ہے۔ کبھی ان پہ کوئی ریمارک ہم نے محسوس نہیں کیا۔ ان کی کامیابی سے ہم لوگ اس لیے بھی خوش ہوتے ہیں کہ وہ سعید صاحب کے صاحبزادے ہیں اور حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے۔ حیدرآباد کی جب تاریخ لکھی جائے گی اور مشاہیر حیدرآباد کا جب تذکرہ ہوگا تو لوگ اوصاف سعید صاحب کو بالکل نظر انداز نہیں کر سکیں گے۔ بے شک بے شک یہ ہمارے حیدرآباد کی شان ہے۔ تو اس طرح سے بھی ہم لوگوں کو خوشی ہوئی۔ دوسری بات میں جو اوصاف سعید صاحب کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اوصاف سعید کی شادی جس پریڈ ولا میں ہوئی تھی، آج اس کا نام و نشان مٹ گیا اور وہاں ایک دوسری عمارت بنی ہوئی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں وہ چیزیں محفوظ رہ جاتی ہیں جو ان کی زندگی میں خاص درجہ رکھتی ہیں۔ تو مجھے افسوس ہے کہ وہ شادی خانہ جس میں اوصاف سعید کی شادی ہوئی تھی، اب وہ صرف ان کے ذہن میں رہ گیا ہے اور حیدرآباد کی زمین سے اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس کی جگہ ایک نئی عمارت ہے، ہم سبھی جانتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا تھا، اور کل مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کل اگر یہ باتیں سامنے آتی تو زیادہ برموقع ہوتی۔ اب آپ سب مشاعرہ سننے کے لیے بے چین ہیں اور میں اپنی ہانک رہا ہوں، لیکن کل سے جو میرے اندر باتیں گھوم رہی تھی ذہن میں، ان کا باہر آنا بھی بے حد ضروری تھا۔ مجھے ایک نفسیاتی کشمکش سے باہر نکالنے میں اوصاف سعید صاحب اور مہتاب قدر صاحب کا بڑا حصہ ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، بے حد شکریہ۔ اب آپ لوگ مشاعرے سے لطف اندوز ہوں، میری سما خراشی کو آپ لوگوں نے گوارا کیا، میں اس کے لیے آپ سب کا ممنون ہوں۔ بے حد شکریہ۔